ओके, सो डोंट वरी। तो आपकी फर्स्ट क्लास है ना, तो हर क्लास का वैसे तो रिकैप करता हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा आपका रिकैप, टेंशन मत लो, ठीक है ना। रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछिए बस, ठीक है। ओ एक मिनट, एक मिनट, ऋतिक रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, डीपीपी कैसे मिलेगा, सब आंसर मिल जाएगा बच्चों। वो क्लासेस रिपीटेड नहीं, वो क्लास रिपीट नहीं होंगे, फिर आपको रिकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा, उस क्लास में रिपीटेशन से नहीं होंगे, ठीक है। एक ही तरीका कि सेम डे आप देख सकते हो, जैसे आज की अगर क्लास है और आज की क्लास अगर मिस हो गई बच्चे, तो आप सेम डे कर सकते हो, लेकिन दूसरे दिन रिपीट नहीं होगा। अब सोचो ना, हर दिन बच्चे 6 के 6 दिन क्लास देनी, वो भी 1.5 घंटे, तो रिपीट का कोई चांस ही नहीं है ना, ठीक है। ओके, चलो, सो वंस अगेन गुड इवनिंग बच्चों, कितना अच्छा, ठीक है, 2037 गुड। और हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया था ना, तो वो 11th के टॉपिक्स थे, तो वो इसीलिए स्टार्ट किया था ताकि एक बार 11th के आप 2 टॉपिक्स आपको पढ़ा करके ये चेक कर ले कि हाँ बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको कितना समझ में आ रहा है, फिर वो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं, डीपीपी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये सारी चीजें चेक कर रहे हैं, ठीक है। वो बस आपको एक डिवीजन करने के लिए था कि फोटोन और कैटलिस्ट के लिए हमें क्या करना है, 4 टेस्ट लेने हैं, तो उसमें फिर बच्चों का परफॉर्मेंस पता चल जाए। जैसे देखो यहाँ पे स्वाति में देख रहा हूँ, अंजलि, उज्जवल, अक्षिता, उसके अलावा निकिता, समृद्धि, उज्जवल, वरुणी भी, ठीक है ना, या याशिका, ये सब लोग क्या है, रेगुलर क्लास कर रहे हैं, रेगुलर क्लास कर रहे हैं। मैंने अमन को देखा है, अमन वशिष्ठ, है ना। इसके अलावा भूमि भी, देव देव तो हर बार सबसे पहले क्लास ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, और मयंक, ये सब। तो एक्चुअली हमें यही चीज आइडेंटिफाई करनी है, तो 3 से 4 वीक हमें इसी टाइप का एक डमी प्रोग्राम रन करके आइडेंटिफाई करना था कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। बच्चे सपोज कर लो कि हमने पहले दिन से रेगुलर क्लास स्टार्ट कर दिया और बाद में फिर चेंजेस करने हुए, क्योंकि स्टूडेंट का फीडबैक काफी जरूरत था, ठीक है। तो बाद में स्टूडेंट कुछ और फीडबैक देते, फिर बहुत सारे चेंजेस होते, तो पैरेलल क्लास भी चलता रहता और पैरेलल चेंज भी होते रहते, तो काफी डिस्टर्बेंस होता। तो इसलिए 11th के 2 टॉपिक चूज कर लिया गया कि जैसे जियो कैसे आया था, तो आपको शुरू के स्टार्टिंग 3 महीने फ्री दिया था, तो एक्चुअली फ्री नहीं दिया था, वो क्या था, वो जियो अपना क्या कर रहा था, टेस्ट कर रहा था सारी चीजें, क्या एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट, और जैसे ही सारी चीज फिट हो गई उसके बाद स्मूथली काम करना गया। तो बेसिकली सेम वो जियो के टेस्टिंग वाला फेजेस था। डन, ओके। हाँ, हो सकता है कुछ बच्चों के नाम छूट गए और डोंट टेक इट सीरियसली, मैं तो बस अब कुछ ही नाम लिया हूँ कि मैं ये नाम हर बार देखता हूँ, हर बार ही देखता हूँ, ओके। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज नहीं, पहले पिछले क्लास का रिकैप देखो। तो लास्ट क्लास में क्या देखा था, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या होता है, रो और कॉलम इंटरचेंज होते हैं। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी भी देख लिया था, जिसमें 2 प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा बोलो, ये तो चूंकि रिवीजन है ना, तो आप लोग ही बोलोगे पैरेलली, पैरेलली क्या लोग बोलोगे, मैं बोलूंगा नहीं। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, अभी ऑडियो ऑन रखो बिल्कुल, मैट्रिक्स सेम हो जाएगा। और ए बी डैश क्या हो जाएगा, ऑडियो में ही बोलो, फिर ट्रांसपोज के बाद हमने देखा था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है जो जेई के क्वेश्चंस में यूज होते हैं, बोलो। सर ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है मैट्रिक्स ए की। एग्जैक्टली, ये सबसे ज्यादा यूज है जेई के किसी भी क्वेश्चन में, कि अगर एक सिमेट्रिक है तो ए डैश ये होगा, ठीक है, और एसक्यू सिमेट्रिक है तो, एसक्यू सिमेट्रिक है तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस ए की। नेगेटिव। हाँ, धीरज चैट में लिख रहे हैं ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये भी सही है, ठीक है ना, कि सिमेट्रिक होगा तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होगा, और एसक्यू होगा तो ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जी आई, ये देख लिया था। ओके, उसके बाद फिर सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक का देखा था कि चाहे भी कैसा भी आड़ा टेढ़ा लूला लगड़ा काना कैसा भी मैट्रिक्स ले लो और उसका ट्रांसपोज निकालो, तो ए प्लस ए डैश हर बार सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश हर बार एसक्यू सिमेट्रिक होगा। डन। फिर इस पे हमने बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था, फ्री के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स, ये आप सब लोगों ने देख लिया था कि सिमेट्रिक प्लस एसक्यू कर रहा हूं तो क्या करो, ए प्लस ए डैश बाई 2 निकाल दो एंड ए माइनस ए डैश बाई 2, गॉट इट, ठीक है। ये हर 2-3 साल में एक बार पूछता है, और मजे की बात क्या है कि पिछले 2 साल में नहीं पूछा है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो जैसे ही सेक्शन ग्रुप सी में घुसोगे ये कहेगा हेलो
ठीक है ना, तुम भी कहो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 मिनट 3 नंबर फ्री में बिल्कुल, ठीक है। आफ्टर दैट ये हमने एक एमसीक्यू क्वेश्चन देखा था, इसी के बेस पे देन सिमेट्री की प्रॉपर्टीज, और सिमेट्री की प्रॉपर्टीज में क्या समझाया था कि अच्छे के साथ सब कुछ अच्छा होता है, तो सिमेट्रिक अच्छा है, तो सिमेट्रिक अच्छा है, इसका काम बढ़िया चल रहा है, उसका सम भी सिमेट्रिक, उसका डिफरेंस भी सिमेट्रिक, उसका पावर भी सिमेट्रिक, उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का सब कुछ सिमेट्रिक, और दो स्क्यू सिमेट्रिक का सम स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, आफ्टर दैट फिर हमने जे के क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। बोर्ड वाले क्वेश्चन तो वो हो गए a प्लस ए डैश बाई 2 और a माइनस ए डैश बाई 2। तो जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है सबके बोर्ड एग्जाम उस पैटर्न पे बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये भी देखा था, और जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी देखा था। अब देखो जेई के क्वेश्चन के लिए आपको क्या चाहिए ना, प्रैक्टिस चाहिए। थ्योरी बहुत टफ नहीं रहता जेई मेंस में, जेई मेंस में थ्योरी बहुत जाती है। जैसे यही देखो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक सब प्रॉपर्टी जानते हैं, लेकिन यही पूछ लिया, ये तो फिर भी इजी था, फिर ये हमने कर लिया था, फिर ये हमने कर लिया था। अब ये देखो, अभी आप लोगों को पता है ना कि अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो क्या होता है, बताओ, बोलिए आप लोग बोलिए, एक मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, बोलो, उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होगा। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बताइए याशिका, आप ही बताइए, अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसका ट्रांसपोज नेगेटिव होगा। ये दुनिया का हर आदमी जानता है ना, ठीक है, दुनिया का हर आदमी नहीं जानता, इस क्लास का तो हर आदमी जानता है ना, मतलब आदमी इन द सेंस के हर स्टूडेंट, ठीक है। तो इस क्लास का हर स्टूडेंट को पता है कि सिमेट्रिक होता है तो ए डैश ए होता है और ए डैश माइनस ए होता है, और इतना फुद्दू सा फंडा है, और उस पर जेई मेन का क्वेश्चन है, और बहुत सारे विकेट गिर गए थे, बहुत सारे बच्चे ये नहीं कर पाए थे। कौन सारे बच्चे जो देखते ही टेंशन में आ गए थे कि अरे बाप रे, तो बड़ा अजीब ही पूछ लिया, कैसे होगा। क्या कह रहा है, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बी एक स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने क्या कहा था कि बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो सामने टेबल पे आपके सामने एक मैट्रिक्स रख देगा कि देखो भाई साहब ये एक मैट्रिक्स है, अब इसका एडजॉइंट बताओ, ट्रांसपोज बताओ, इनवर्स बताओ, ये बताओ वो बताओ, 10 तरह की चीज। तो बोर्ड एग्जाम क्या करेगा, पहले टेबल पे क्या रखेगा, एक मैट्रिक्स रखेगा, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। जेई जब क्वेश्चन पूछेगा तो मोस्टली हवा में बातें करेगा, तो हवा में बातें इन द सेंस कि बेसिकली वो क्या करेगा, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो अभी वही कर रहा है, वो कह रहा है दूर कहीं ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कौन सा है भैया हमें नहीं पता, दूर कहीं बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कौन सा है नहीं पता, और मैं उन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 5 6 माइनस 2 3। तो वो जो दूर कहीं मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट बताओ। तो सुनने में लग रहा है बहुत भौकाल क्वेश्चन है, लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि ए का ही नहीं पता तो डिटरमिनेंट ए कैसे पता है, और ए प्लस बी दिया तो चलो बी भी अगर दे देता कि बी एक मैट्रिक्स है तो इधर करके माइनस कर देते, बी भी नहीं पता, तो बी का तो कोई बात ही नहीं हो रहा है, ए की कोई बात ही नहीं हो रही, और डिटरमिनेंट बी भी पूछ सकता था, ए की जगह मैं क्या पूछ लूं, बी पूछूं, एक्चुअली बी ही है, लेकिन मैंने ए कर दिया कि ए निकल जाएगा तो बी भी निकल जाएगा। तो एक्चुअल क्वेश्चन में डिटरमिनेंट बी है, लेकिन मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट बचाने के लिए ए कर दिया। तो सोचो ना, जब ए प्लस बी मालूम है तो ए निकल जाएगा तो क्या बी नहीं निकल जाएगा क्या बच्चों, ए को इधर लेके माइनस कर, तो अब कैसे होगा बताओ। 1 मिनट का मौन धारण करो और क्वेश्चन पे सोचो कि हाउ यू डील विद दिस क्वेश्चंस। कैसे करेंगे, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी एक स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों का सम दिया हुआ है और ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है, और ये ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, पिछले साल का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज, धीरज जैसे बच्चे चाहिए मुझे अपनी क्लास में। चलिए बहुत हद तक इन्होंने सही कहा है, एंड एडिंग बाय बोथ, इन्होंने तो पूरा देखो मामला धागे ही खोल दिए, तो पूरा सोल्व ही कर दिया, काम ही खत्म कर दिया। देखो मैं बेसिकली ये क्वेश्चंस क्यों पुट किया हूं, क्योंकि मुझे ये बताना था आप लोगों को। चलो पहले सोल्व कर लेते उसके बाद बात करते हैं। तो क्या दिया है इन लोगों ने, एक मैट्रिक्स भाई ए प्लस बी दिया है, और वो क्या है 5 6 माइनस 2 दिया, ठीक है। तो जिस तरह नॉर्मल अलजेब्रा में दोनों साइड 2 से इंटू कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो भी करो दोनों साइड करो, उसी तरह मैं क्या करने जा रहा हूँ, दोनों साइड क्या करने जा रहा हूँ, ट्रांसपोज निकालने। ये जो दो मैट्रिक्स देख रहे हैं ना, सिंपली मैं इसका भी ट्रांसपोज निकाला और इसका भी ट्रांसपोज। आप लोग बताओ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी डैश। ऑडियो ऑन रखो, फटाफट बोलो एकदम रैपिड फायर की तरह, जैसे एकदम
बताओ ए प्लस बी डैश क्या लिखूं? बोलिए, निकिता बताइए, कोई भी बता दो, जरूर नहीं है निकिता नेहा निकिता कोई भी। हाँ, ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश प्लस बी डैश। वो तो पिछले दो, मतलब पिछली बार 3 क्वेश्चन किया था, तीनों में यही हुआ था कि जब ट्रांसपोज होता है तो ब्रैकेट की कोई इज्जत नहीं होती, तो डैश अलग अलग होंगे। तो और इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बड़ी लाइन को खड़ी लाइन। ठीक है, डन। अब दिया हुआ है, गिवन का हर बार फायदा उठाना पड़ता है। ए सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक होने से क्या होता है? सिमेट्रिक होने से ए डैश ए होता है ना? यस सर। और गिवन का फायदा उठाओ। सर माइनस B बी आएगा। बी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक होने से क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होने से बी डैश माइनस बी होता है। माइनस बी। अब बस बताओ, एक लाइन का क्वेश्चन था, खत्म हो गया। और जिस बच्चे ने ये सोच लिया उसको तो लगा अरे क्या क्वेश्चन देता है जी यार, और जिसने नहीं सोचा बाप रे पता नहीं क्या दिया था, मैट्रिक्स दिया ही नहीं और उसका डिटरमिनेंट पूछ रहा है, कितने जालिम है ये लोग। तो सब शब्दों का खेल है। तो आप जैसे देखो ना बच्चे, ए प्लस बी दिया हुआ है और ए माइनस बी दिया हुआ है, दोनों को ऐड करो। ठीक है, ओहो सॉरी। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये तो नॉर्मल 10th क्लास वाला क्वेश्चन हो गया ना, पेयर ऑफ यूनिट इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्स प्लस वाई दिया होता था और एक्स माइनस वाई दिया होता था, तो क्या फर्क पड़ता है? एक्स की जगह डिटरमिनेंट दे दिया, फंडा तो वही रहेगा ना, फंडा थोड़ा ना चेंज होगा। जो काम एक्स के लिए करते थे वही काम डिटरमिनेंट के लिए करेंगे। तो अगर मैं जोड़ूं तो क्या मिल जाएगा बच्चों? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यही होगा ना। और दो मैट्राइसेस को ऐड करेंगे तो सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाता है। तो क्या क्या ऐड होगा? 5 + 5, अरे बाप रे 10, ठीक है, बाप रे कहने वाली कौन सी बात है इसमें। 6 - 2 तो कितना हो जाएगा? 4। और बी भी देखो ना, -2 और 6 कितना हो जाएगा? 4 और 6, तो बी भी कट गया, तो 2a आ गया। तो 2a कितना हो गया? 10 4 4 6, तो a कितना हो गया? 5 2 2 3। अब ये देख करके डिटरमिनेंट ए पूछे, हालांकि एक्चुअली बी पूछा हुआ था। देखो ना, ए प्लस बी दिया और ए दिया हुआ, तो यहाँ पे मैं ए को पुट कर दूं तो इधर आके माइनस होकर बी हो जाएगा। तो कौन सी बड़ी बात है? चलो तुम्हारे सामने बी निकाल देता हूँ, या मैं क्यों निकाल? हाँ, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा बच्चों? 15 - 4 11। हाँ बताइए अंजलि, आप यही बोलने वाली थी कि एक आंसर आ गया। अच्छा ठीक है, एक आंसर यही बता रही थी मैं कि एक आंसर आ गया। आप कहते ना बी का निकाल के। हाँ ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15 - 4 कितना हो गया? आंसर सिंपल 11। और अगर बी भी पूछा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर मैं ए को पुट कर दूं तो इधर क्या माइनस हो जाएगा, तो 5 - 5 कितना हो गया? 0। और फिर यहाँ पे देखो ना, 5 2 2 3 लिखी थी, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4, और -2 - 4 -4, और ये 0, तो बस 0 4 -4 0। तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? 0 और माइनस 16, तो 16, तो फ्री आंसर हो जाएगा। तो अगर डिटरमिनेंट ए पूछा था ये और बी पूछा था तो ये। और देखो जे क्वेश्चन की खासियत क्या है कि एक बच्चे ने अगर गलती कर रहे हैं, उसने क्या बोला था? एक्चुअली डिटरमिनेंट बी, और ऑप्शन में 11 भी दिया था। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है, जैसे ए निकाले अरे खुश हो गए चलो, और तुरंत ए का डिटरमिनेंट निकाला, 11 पे टिक लगाया और हो गया गलत। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा नहीं कि बी किया हुआ था। बस समझ में जैसे फंडा है, अरे कट गया, लो ए आ गया, वाह गुड ग्रेट। तो थोड़ा सा जैसे इम्पेशेंट होते हैं, सावधानी हटी, तुरंत दुर्घटना घट गया ना। ठीक है, और सबसे बड़ी खासियत की जो गलतियां आप कर सकते हैं और उस गलती से जो आंसर आ सकता है वो ऑप्शन में जरूर रहेगा जेई के। एक्चुअली डिटरमिनेंट बी पूछा था, तो वो है क्या कि ए निकालने के बाद आपको माइनस करके बी निकाला और फिर डिटरमिनेंट निकाला। लेकिन कई बार बच्चे जल्दीबाजी में आ जाते हैं, अरे ए निकला सही है, खत्म, ये चीज चमक गया यार, पता नहीं चमकता तो सोल्व होता है कि नहीं होता, चलो खतरनाक ए आया, अरे वाह 11 ऑप्शन में है भी, ग्रेट, वाह कितना अच्छा कर रहा हूं मैं। गलत कर रहे हो तुम, थोड़ा और रुको। तो क्वेश्चन को ना लास्ट मोमेंट में जितने सिली मिस्टेक्स होते हैं ना, लास्ट के 3-4 स्टेप में होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मैं क्यों कराया हूँ बच्चों, क्योंकि देखो पिछला क्लास जो मैं कराया हूँ, तो कोई भी ऐसी चीज है जो तुम नहीं जानते थे क्या? आपको ए प्लस बी ट्रांसपोज, ये तो पिछले क्वेश्चन में ही किया था, क्या आपको ये नहीं आता? क्या ट्रांसपोज करना नहीं आता?
क्या a डैश इक्वल टू ए और b डैश इक्वल टू बी क्या पिछली क्लास में यूज नहीं किया था? बिल्कुल किया था। और ऐड करना किसको नहीं आता? तो 10th क्लास से सीख रहे हैं। और डिवाइड करना किसको नहीं आता है? तो 10th क्लास से सीख रहे हैं। अब खत्म किया आगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता। स्टिल अगर मैं क्लास में क्वेश्चन रन करता पोल तो हार्डली 10% बच्चे कर पाते। तो ऐसा नहीं कि बाकी लोग गलत है, नहीं। सिंपल से इससे क्या समझ में आया ना कि मोस्टली जो जेईई मेन के क्वेश्चंस होते हैं ना वो सोल्व भले आपसे नहीं हो, लेकिन उसको करने के लिए जितनी चीजें आती हो, अगर आपने रेगुलर क्लास किया तो सब आए। तो आ तो रहा है लेकिन वहां पे क्वेश्चन नहीं होगा, क्यों? इसी टाइप की चीजें है। तो उसका सबसे बढ़िया उपाय क्या है? अब देखो, अब ऐसा क्वेश्चन कोई कुछ भी आएगा तुम कर लोगे कि नहीं? क्यों? एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया। तो जेईई मेंस अगर करना है तो उसके टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे, अरे कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर नहीं आता है तो लगेगा कि अरे बाप रे क्या क्वेश्चन है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि जितने टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमें सीन होने चाहिए। सिंपल सा फंडा है। अगर क्वेश्चन सीन होगा तो बहुत ईजी है, और अनसीन होगा तो तुमको सारी चीजें आती रहेगी लेकिन फिर भी लगेगा कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो भी डीपीपी दिया जाए क्लास एंड होते ही आपको सोल्व करना है। जो भी मॉड्यूल दिया जाए उसको सोल्व करना है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रहेगा, इसी बहाने प्रैक्टिस हो गई रहेगी। मेनली डीपीपी मॉड्यूल देने का मोटो क्या है कि आपको क्वेश्चन सीन कराया जाए ताकि आपको चीजें इजी लगे। उसके बाद फिर बच्चों ने क्या देखा था? माइनर एंड कोफैक्टर। सिंपली माइनर रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, उसी में इन चार के आगे माइनस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? कोफैक्टर। और उसी चारों को लेफ्ट टू राइट की जगह टॉप टू बॉटम लिख दे तो क्या हो जाता है? एडजॉइंट। और एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाता है? इनवर्स। और डिटरमिनेंट निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है अगर आपके पास कोफैक्टर। तो कैसे? हर नंबर को बोलो कि भैया अपना अपना कोफैक्टर संभालो। यही होता है ना कि हर नंबर को बोल दो कि देखो अपना अपना कोफैक्टर संभालो। तो हर एलिमेंट को सब कोफैक्टर से इनटू करते हैं तो जो नंबर आता है वो क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो कितना इजी है। माइनर से निकला कोफैक्टर, कोफैक्टर को सजा के लिख दिया तो एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकालने से पहले ही हम डिटरमिनेंट निकाल चुके होते हैं। और जैसे डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? इनवर्स। ठीक है। अब देख लेते हैं फटाफट इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज, क्योंकि मोस्टली जे जो है ना इनवर्स बेस्ड क्वेश्चन खूब पूछता है। और इनवर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो एकदम फुद्दू क्वेश्चन रहेगा, एकदम थर्ड क्लास क्वेश्चन। लेकिन कब? जब आपको प्रॉपर्टीज पता हो। नहीं अगर प्रॉपर्टीज पता है तो इतना लेंदी क्वेश्चन लगेगा कि एकदम करते करते पूरे पसीने हो जाओगे, आधा बोतल पानी पी जाओगे तब जाकर सोल्व होगा। और फिर आप कहोगे सर इतना लेंदी पेपर आया था इस बार, इतना लेंदी आया था। बच्चे पेपर लेंदी नहीं था, आपने लेंदी तरीके से किया, इट्स योर मिस्टेक। हाँ कभी कभी ऐसा होता है। तो अभी देखना कि क्वेश्चन देखने में कितना भौकाल लगेगा, लेकिन प्रॉपर्टीज जैसे यूज करेंगे तो तुरंत सोल्व होगा। तो फिर हमने इनवर्स में देखा था, तो 2/2 का एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका देखा था ना कि अगर मैट्रिक्स 2/2 हो और एडजॉइंट निकालना हो तो सिंपली क्या करो, इसको बोलो पलट। ठीक है, तो ये पलट जाएगा। और इन दोनों को बोलो कि साइन को बोलो पलट, तो इनका साइन पलट जाएगा, एडजॉइंट आ गया। और जैसे एडजॉइंट आया डिटरमिनेंट सामने डिवाइड कर दिया, दैट इज गॉट इनवर्स। ओके गॉट इट? है क्लियर? यस उज्जवल, है ना? स्वाति भी रेगुलर क्लासेस करती है एकदम। वरुणी को मैं हर बार देख रहा हूँ ये नाम, ठीक है ना। हालांकि वरुणी क्लास में बोलती बहुत कम है। वरुणी आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मयंक, खुशी, कौशिक तो हर बार यहाँ, ठीक है ना। देव सुपर सिंसियर है क्लास ज्वाइन करने के मामले में। भूमि एंड अंकित। चलो ओके, अदिति आपका फर्स्ट क्लास है, तो आपका नाम अदिति है या किसी दूसरे नाम से ज्वाइन हुआ? यस नो बताओ बच्चे, जल्दी बताओ। नेहा भी रेगुलर क्लासेस कर रहे हो आप, और एक अवंती फेलोज भी। अच्छा वो तो मैं ही हूँ, ठीक है। हर क्लास में मैं भी आ रहा हूँ। चलो तो ये 2/2 का देख लेते। अब हम लोग कोई क्या देख लेते बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी होगा स्पेशली जेईई मेंस के क्वेश्चंस करने के लिए। तो एक एग्जांपल से मैं क्या करता हूँ, सारे प्रॉपर्टीज को निपटा देता हूँ। जैसे जो पहले 3 एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने पिछली क्लास में क्या लिया था? एक मैट्रिक्स, ठीक है, और उसका हमने डिटरमिनेंट निकाला तो क्या आ गया था? -55। अच्छा एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि अगर किसी मैट्रिक्स को एक रो पकड़ो तो सेम रो के कोफैक्टर से इनटू कर दो तब तो क्या आता है? क्या आता है बोलो? यस नो एनीथिंग? उस डिटरमिनेंट की वैल्यू। लेकिन अगर अगले रो से इनटू कर दो पता है क्या आ जाएगा? 0 शून्य। तो ये अच्छी चीज है ना। तो हमने क्या देखा कि चलो इसे उठा लेते हैं ताकि आपके सामने चीजें रहें तो आसानी से समझ में आ जाए। तो पिछली क्लास में इसको कॉपी, ये हमने एक मैट्रिक्स उठाया था
और खासियत क्या थी इस मैट्रिक्स की कि इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू -55। चलो इसी से प्रॉपर्टी समझाता हूँ कि सिंपल थियरी लिखूंगा ना तो बड़ा अजीब लगा कि कितनी सारी चीजें हैं, बाप रे क्या क्या है, छोड़ो समझ नहीं आ रहा, बच्चे तुरंत गिव अप मार देते हैं ना। तो बहुत ही इजी मैनर में समझाया जाता है। तो ये आपके सामने पेश है एक डिटरमिनेंट, ठीक है, उसको हक है होने का डिटरमिनेंट है। तो अब आपसे 2-3 चीजें पूछी जा सकती है। क्या क्या क्वेश्चन में दे देगा कि दिस इज मैट्रिक्स ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अच्छा, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू मैं पहले लिख दे रहा हूँ। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है? -55। ये मैंने निकाला था ना पिछली क्लास में। तो ये कितना है? -55। तो ये जो हमने पिछली बार जब मैं क्लास ले रहा था तभी समझाया था, एक आध बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था कि सर ये चेक करने का तरीका है। तो ये बात तो सही, हम इंप्रेस हुए कि हमें पता चल जाएगा कि जिस क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज्यादा डरे रहते हैं हमें उसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारा तो पक्का सही है, इसको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो वो तो चेक, लेकिन सिर्फ चेक करने के लिए इतनी मेहनत करेंगे सर? बच्चे जो -55 ने है ना, ये नंबर नहीं है। ये जो -55 है ना, ये नंबर नहीं है, जादू की पुड़िया है। डिटरमिनेंट निकाल लिया ना, मतलब मैट्रिक्स को तुमने गर्दन से पकड़ लिया। एक मैट्रिक्स को तुमने डिटरमिनेंट निकाल लिया ना, मतलब तुमने उसका गर्दन पकड़ लिया। ऐसे जो कहोगे वो करेगा। ठीक है, नब्ज तो छोड़ो, गर्दन उसकी तुम्हारे हाथ में है। कैसे उसकी गर्दन तुम्हारे हाथ में, बताता हूं। 4 प्रॉपर्टीज बताता हूं और चारों क्या है, उसके डिटरमिनेंट की ही वैल्यू पे बेस्ड है। और सबसे पहला उसमें पेश है ए इंटू एडजॉइंट ए, और ये जेई पूछेगा। हो सकता है बोर्ड भी पूछ ले, लेकिन बहुत हाई लेवल की जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना उस पर बोर्ड एग्जाम बचता है, क्योंकि अगर बहुत हाई लेवल के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस पूछ लेगा ना तो बहुत सारे विकेट गिर जाएंगे। तो जेई में तो विकेट गिरता है तो चलता है, क्योंकि उनका काम ही है विकेट गिराना। 18 लाख बच्चे देते हैं और उनको 20,000 बच्चे चाहिए, तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे का विकेट गिरे, तो इसलिए वो अच्छे क्वेश्चंस देते हैं। बोर्ड एग्जाम चाहता है कि 18 लाख बच्चे क्लियर हुए हैं तो 20,000 ही फेल, बाकी सब सिलेक्टेड, तो उल्टा प्रोसेस होता है। तो जेई मेनली सिलेक्शन का गेम नहीं खेलता है, जेई मेनली रिजेक्शन का गेम खेलता है। वो चाहते हैं कि रिजेक्ट करो, किसी भी बहाने से बच्चे को रिजेक्ट करो, और बोर्ड क्या करता है? सिलेक्शन का गेम खेलता है। तो पहली बात ए इंटू एडजॉइंट ए आपसे पूछा जा सकता है, जो कि कौन पूछेगा? जेई। ठीक है, या फिर कहेगा कि इस मैट्रिक्स का ए इंटू एडजॉइंट ए कहने का मतलब कि इसका एडजॉइंट निकालो। एक मैट्रिक्स आएगा ना, आएगा ऑफ कोर्स, इसका एडजॉइंट एक मैट्रिक्स ही तो होगा, और इन दोनों को इंटू करो। तो सोचो ना, अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे तो पसीने पसीने हो जाएंगे कि नहीं? सबके कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर को सजा के लिखो, फिर इन दोनों को इंटू करो और फिर वो मैट्रिक्स बताओ। बाप रे, देखते हैं। या फिर कहेगा इसका एडजॉइंट निकालो, वो एक मैट्रिक्स आएगा और उस मैट्रिक्स का फिर एडजॉइंट निकालो। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो और वो जो मैट्रिक्स आया उसका फिर एडजॉइंट निकालो। तो ये ट्रांसपोज नहीं है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही जाएगा, नहीं। एडजॉइंट के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट के केस में वैल्यू बढ़ती जाती है। तो एडजॉइंट ऑफ, मान लो कि आपसे पूछ दिया जाए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, पूछा है, चलो अच्छी। या फिर थोड़ा मेहरबानी करें तो कहे, मेहरबानी क्या, वो भी क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा कि इसका एडजॉइंट निकालो और वो जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो। तो एडजॉइंट निकालने में 5-1 मिनट लग जाएगा, और फिर उसका क्या करो? डिटरमिनेंट निकालो। तो सुन के थोड़ा दिल बैठने लगता है। ठीक है, या फिर कहे कि एडजॉइंट निकालो और फिर वो जो मैट्रिक्स आया उसका फिर एडजॉइंट निकालो, तो वो तुमने देख लिया था। लेकिन ये चीज नहीं चाहिए, उसके मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए, सॉरी डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। कि इसका तुम पहले निकालो एडजॉइंट ए, और वो जो एक मैट्रिक्स आएगा, क्या हुआ? वो जो एक मैट्रिक्स आएगा उसका मुझे फिर से चाहिए एडजॉइंट, और वो जो मैट्रिक्स आएगा तो ये उतने पे ही थम नहीं रहा है। ठीक है ना, आज इसका पक्का मूड खराब है जिसने क्वेश्चन सेट किया है। ठीक है ना, तो उसका मुझे क्या चाहिए? डिटरमिनेंट। बाप रे, या फिर हल्के में ले लो, चलो कि इस ये जो मैट्रिक्स है इसका स्क्वायर करो, मतलब इस मैट्रिक्स को इसी से गुना करो और फिर क्या करो? वो जो स्क्वायर आएगा उसका डिटरमिनेंट निकालो। तो 5 चीजें, 1 2 3 4 5। तो ये थोड़ा सा आसान है कि आदमी स्क्वायर फटाफट निकाल लेगा, फिर भी टाइम थोड़ा लगे जाएगा, लेकिन इंटू चलेगा कि 1 इंटू कर लिया और फिर वो जो मैं इंटू करने के बाद आया उसका फिर से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दिया। लेकिन इंटू करने में दिक्कत है कि नंबर्स काफी बढ़ जाएंगे। सोचो ना, इसका इंटू 1 2 5 3 6, तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 और 6
और 30, 37 पहला ही नंबर है। तो दिक्कत क्या है कि स्क्वायर करके डिटरमिनेंट तो बड़े आराम से निकाला जा सकता है, लेकिन वैल्यू इतने बड़े बड़े होंगे ना कि फिर जब उसका डिटरमिनेंट तुम निकालने जाओगे तो मौत आ जाएगी। नंबर में 36, 97, 57, इसका कौन करेगा भाई? दिस इंटू दिस, और फिर ये इंटू करने में 10 मिनट लग जाएगा। तो अब वहां पे क्या हेल्प करेगा? प्रॉपर्टीज। ठीक है, कैसे? तो ऐसे। और कुछ तो नहीं छूट रहा ना? हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज बता दूंगा, वो भी बहुत शॉर्टकट यूज होता है और बहुत कम है। तो पहली बात ये बच्चों कि जो शुरू के दो है वो क्या है? एक मैट्रिक्स है। एक एडजॉइंट निकाला और फिर उसको ए से इंटू कर दिया, तो बेसिकली क्या है? एक मैट्रिक्स इंटू दूसरा मैट्रिक्स, तो रिजल्ट क्या होगा? एक मैट्रिक्स। एडजॉइंट निकाला, एक मैट्रिक्स आया, फिर उसका एडजॉइंट निकाल दिया, तो वो भी एक मैट्रिक्स ही है। तो शुरू के दो है मैट्रिक्स, और ये देखो एडजॉइंट के डिटरमिनेंट की वैल्यू तो एक नंबर आएगा, एडजॉइंट के डिटरमिनेंट की वैल्यू तो भी एक नंबर आएगा, या एक मैट्रिक्स के स्क्वायर के डिटरमिनेंट की वैल्यू तो एक नंबर आएगा। तो शुरू के दो आएंगे मैट्रिक्स, रिजल्ट एक मैट्रिक्स ही होगा, और लास्ट का 3 क्या आएगा? एक नंबर। ये फंडा क्लियर है ना? डिटरमिनेंट का मतलब नंबर ही तो होगा। यस, तो ऐसे नहीं करेंगे, एडजॉइंट निकाल करके ए से गुना किया तब तो बाप रे हो गया तब। तो क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा, अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालूं और इसी से इंटू करूं, तो हालांकि मैं पिछली क्लास में बता चुका था, फिर भी एक बार क्या करूं, कोई दूसरा कलर लेने को मुझे। तो पता है क्या आएगा बच्चों? माइनस, अरे बाप रे, -55 दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना स्क्रीन पे? जो ब्लू कलर से लिख रहा हूं तो ब्लैक पे ब्लू, कोई और कलर चूज करूं? बोलिए यस और नो। हेलो, दिख रहा है सर। एकदम क्लियर दिख रहा है? दूसरा कलर चेंज करो सर, दूसरा कलर चेंज करूं? थोड़ा सा डल फीलिंग आ रही है। चलो यस सर। तो नंबर्स चमक नहीं रहे हैं तुम लोगों की किस्मत की तरह? चलो कर दिए बच्चों, व्हाइट कलर कर दिया, ठीक है ना? लाइट ब्लू लू क्या? ठीक है, अगले में एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, लाइट ब्लू लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये क्या आ गया? ये आपका डिटरमिनेंट। तो ये मैंने इतनी जल्दी कैसे लिख दिया बिना एडजॉइंट निकाले? कैसे लिख दिया मैंने इतनी जल्दी? क्योंकि देखो मेनली क्या हमका एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया पहले, तो ये देखो एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया, क्वेश्चन को आगे पढ़ो ही मत। जहां देखो एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ पूछे हुआ है, क्वेश्चन वहीं पढ़ना बंद करो, सबसे पहले बैक में जाके क्या निकालो? उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। क्या करो बच्चों? उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ भी पूछा, क्वेश्चन भूल जाओ, क्या करो? उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, क्योंकि ये एडजॉइंट पूछा तो डिटरमिनेंट घुसेगा ही घुसेगा। बिना डिटरमिनेंट के एडजॉइंट का समाधान है ही। ये ऐसी जड़ी बूटी है कि एडजॉइंट है तो चाहिए ही चाहिए, ये नहीं सुनाया जाएगा एडजॉइंट सोल्व नहीं। तो सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट ए आया, तो पता है वो क्या होता है? उसके डिटरमिनेंट को क्या करो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करो। सिंपली डिटरमिनेंट -55, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना हुआ तो -55 0 0 0 -55 0 0 0 -55। गॉट इट? फंडा क्लियर है? यस और नो? क्लियर हुआ ना? और एडजॉइंट का अगर एडजॉइंट निकालने को बोले, एडजॉइंट का अगर एडजॉइंट निकालने को बोले तो कुछ नहीं, मैट्रिक्स को ही छाप दो, लेकिन ये इनवर्स नहीं है कि ए इनवर्स का इनवर्स ए ही हो जाएगा, या ट्रांसपोज नहीं है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट में वैल्यू बढ़ती जाती है। आप इसका एडजॉइंट निकाल के देखो, नंबर्स बड़े बड़े आएंगे। क्या आएंगे? नंबर्स बड़े बड़े। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के देखो, नंबर्स बड़े आएंगे, और फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो और बड़े आएंगे। तो सिंपल से क्या है कि वैल्यू को बढ़ाना है। तो जो मैट्रिक्स है उसको पता है कितना बढ़ा दो? उसके डिटरमिनेंट टाइम्स। मैट्रिक्स में क्या करो? हर एलिमेंट को उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू से इंटू कर दो। जैसे अगर मुझे ये जो मैट्रिक्स गिवन है, इसके अगर एडजॉइंट का एडजॉइंट पूछा जाएगा, तो इसी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मैं -55 से इंटू कर दूं। समझ में आया? हर एलिमेंट को सिंपली क्या करना है? -55 से इंटू। तो आसान है ना? बस डिटरमिनेंट निकालने की मेहनत है। जैसे डिटरमिनेंट निकला, पहला एलिमेंट ही क्या होगा? -55। तो ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में पहले -55 होगा, दैट इज द आंसर। समझ में आया बच्चों? यस और नो? हेलो? यस सर। चलो अब अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है
कि इसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट बताओ। तो पहले क्या करो, इसका एडजॉइंट निकालो और एडजॉइंट जो आएगा मैट्रिक्स, यानी कि सबके कोफैक्टर्स निकाल के सजा के एक मैट्रिक्स बनाओ और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो। बहुत मुसीबत हो जाएगी। पता है इसके एडजॉइंट के मैट्रिक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? ये आ जाएगा 5 × 6 3025। ये कैसे सर? सिंपली उसके डिटरमिनेंट का स्क्वायर करो। अगर एडजॉइंट का डिटरमिनेंट पूछे तो ना एडजॉइंट निकालो ना उसका डिटरमिनेंट निकालो, उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो और जो वैल्यू आएगा उसका क्या करो, स्क्वायर करो। लेकिन ये 2/2 में चलेगा। एक्चुअली वैल्यू क्या होता है? a⁻n-1। एक्चुअली जो वैल्यू होता है ना वो होता है a⁻n-1। तो ये 3/3 में स्क्वायर करना पड़ेगा। 2/2 में तो क्या होगा? तो 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा। तो 2/2 में जो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट होगा वही मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो जाएगा। अगर 4 ऑर्डर का है तो उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? a⁻³ समझ में आया या नहीं आया? जितने भी ऑर्डर का है ना उससे एक कम बार उसकी पावर डलती है। तो जनरली 90% क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों? 3/3 का होगा तो 3 से एक कम करो तो 2। तो 3/3 के अगर एडजॉइंट का डिटरमिनेंट पूछा हो, 3/3 में अगर एडजॉइंट का डिटरमिनेंट पूछा हो तो आप उसके डिटरमिनेंट का स्क्वायर करो। समझ में आया? नहीं आया? ओके। अब सिंपली एडजॉइंट, एक बार एडजॉइंट आया तो क्या किया आपने? एडजॉइंट ऑफ ए का क्या किया? स्क्वायर। एक बार बच्चों यहाँ पे एडजॉइंट आया तो आपने क्या किया? स्क्वायर किया। अरे जस्ट 1 मिनट के अंदर ठीक होगा। कितना सेंसिटिव होता ना आईपैड। पावर बटन के ऊपर हाथ जाएगा नहीं कि हाँ। तो अगर एक बार एक सिंगल टाइम हमने क्या किया? एडजॉइंट निकाला था तो मैट्रिक्स का क्या करना पड़ा? स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना है? अब उसके अगले में 2 बार है एडजॉइंट के, एडजॉइंट का क्या है? डिटरमिनेंट। तो एक बार एडजॉइंट पे स्क्वायर तो 2 बार एडजॉइंट पे 4। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था? बेसिकली -55 उसका डिटरमिनेंट था और -55 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया? 3025। यहाँ पे क्या करना है? पावर 4 तो -55 की पावर 4 तो -50 का स्क्वायर 3025 और फिर उसका स्क्वायर। तो 302 × 303 कितना हो जाएगा? 302 का स्क्वायर करके 303। हालांकि ऐसा ही पूछ सकता है, चलो ठीक है, ये छोटा नंबर रहेगा। अच्छा हाँ, बगल में ये एक और था कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है और फिर डिटरमिनेंट निकालना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है और फिर डिटरमिनेंट निकालना है। तो स्क्वायर करना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बड़े आराम से स्क्वायर कर देंगे। लेकिन असली टेंशन उसके बाद शुरू होगी कि जैसे ही स्क्वायर करोगे नंबर इतने बड़े बड़े हो जाएगा ना कि देख के फिर पसीने आने लग जाएंगे, बाप रे इसका स्क्वायर में डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा। तो तुमको ये सुविधा दिया गया कि स्क्वायर करके उसका डिटरमिनेंट निकालो या फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल के स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं, डेड सेम आंसर होगा। तो ये ज्यादा आसान है ना। एक मैट्रिक्स को स्क्वायर करके उसका डिटरमिनेंट निकालो या डिटरमिनेंट निकाल के स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -55 स्क्वायर, जो कि उसके एडजॉइंट के भी डिटरमिनेंट के इक्वल था। तो कितना हो जाएगा? 5 × 6 30 और 25। कैसे क्या सर आपने ये भी 5 और 30 क्या बोला और आंसर लिख दिया? ये फंडा पता है ना स्क्वायर करने वाला। अरे यार ये लेफ्ट साइड में ना, अरे पावर बटन नहीं होना चाहिए पैड में। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं लेफ्टी हूँ तो अक्सर पेंसिल से क्या होता है वो दब जाता है। मैडम कभी तो अच्छा तुम लोगों से कितना नोटिस किया कि सर जैसे पेन उठाते लिखने के लिए तो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटिस दैट? इसकी निगाहें उतनी पारखी है। एनीवन? 5 क्लासेस तो हो ही गए ना तुम लोग, या 4 क्लासेस हुई? 4 क्लासेस हुई ना। तो 4 घंटे के दौरान किसी की ऐसे सूक्ष्म निगाहें थी कि नहीं?
ओके, तो कितना हो गया 3025। ये मैंने डायरेक्ट इंटू कैसे किया, ये तो मेरी पहली क्लास है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि फर्स्ट क्लास है तो ये मैं रट के बैठा हूँ, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस होते हैं तो डेटा याद हो जाता है। तो पहली क्लास है तो मैं डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो ये ट्रिक याद रखना। ओके, ठीक है, कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 हो, जैसे यहीं पे क्या था 5 × 5, या मान लो कि 5 5 मिक्स हो जाएगा, 7 × 5, 75 का स्क्वायर करना है तो कितना होगा 5625। ऐसे कैसे, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो तो 5 को इग्नोर मारो, बचा क्या, साथ में बोलो तभी याद रख पाएगा। 5 को इग्नोर करो, बचा क्या 7। अच्छा, तो बचा 7, तो 7 को उसके नेक्स्ट नंबर से इंटू करो, 7 को 8, तो 7 × 8 56 और फिर 25 चिपका। तो किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो, 5 को इग्नोर करो, जो नंबर बचा उसको अगले नंबर से इंटू करो और उसके बगल में क्या लिख चिपका दो 25। समझ में आया, चलो लगे हाँ तो फिर ऑडियो में 65 का स्क्वायर बोलो फटाफट, क्या होगा 65 का स्क्वायर, हाँ 6 × 7 42 और लास्ट में 25। तो ऐसे बहुत सारे फंडे बताता रहूंगा टाइम टू टाइम, बस उस टाइम देख के बस वही हाँ बहुत अच्छा लगा सर, फिर भूल मत जाओ। सिंपल सा तरीका, कोई फंडा अच्छा लगे तो क्या करो उसको यूज करना शुरू करो, ट्रेम्पोडी कॉपी में लिख लो, 2-4 बार रिवीजन करो, जैसे यूज करना शुरू करो याद हो जाए। तो एडजॉइंट से रिलेटेड चीजें याद रहेंगी ना, बोलो बच्चों याद रहेंगी कि नहीं रहेगी, सिंपली दैट मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट, ठीक है ना। तो उस मैट्रिक्स को सॉरी ये तो आई होना चाहिए ना, उसके देखो डिटरमिनेंट पहले निकालो, तो उसके डिटरमिनेंट को किससे इंटू कर दो आइडेंटिटी से, एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालो तो उसी मैट्रिक्स को किससे गुना कर दो उसके डिटरमिनेंट से। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज निकालनी है तो डिटरमिनेंट का स्क्वायर निकाल दो, और 2 बार एडजॉइंट है तो 1 बार एडजॉइंट पे स्क्वायर, तो 2 बार एडजॉइंट पे 4 स्क्वायर का स्क्वायर, हर एडजॉइंट पे एक बार स्क्वायर हो रहा है, तो सिंगल एडजॉइंट पे स्क्वायर, डबल एडजॉइंट पे स्क्वायर का स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट की पावर 4, और स्क्वायर करके डिटरमिनेंट निकाल लो या डिटरमिनेंट का स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पे बेस्ड डीपीपी में क्वेश्चंस है जो कि आपको करने में काफी हेल्प आएगा, ठीक है। ओके चलो अब लगे हाँ तो क्या करते हैं, एक बार 2 मिनट के अंदर एक किसका डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे भी बहुत क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसमें फिर क्वेश्चन आएगा तो बड़े अजीब तरीके के आएंगे कि दिखने में लगेगा बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन रहेगा एकदम इजी, ठीक है एकदम इजी क्वेश्चन। अरे बाप रे इट्स 8:51, फटाफट करो, कहा अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चों ऐसा A0 0 0 B0 0 0 C, ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है ना, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो पहली बात कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो, इसका सीधे कहेगा वो A की पावर 99 का मॉडुलस बताओ, A की पावर पहले निकालो 99, यानी कि A × A × A × A × A × A 99, और फिर उसका डिटरमिनेंट। तो जब भी ऐसा कोई चीज लगे जो साफ साफ दिखे कि असंभव है ये, मतलब करेंगे तो पूरा 3 घंटे का पेपर बीत जाएगा, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक है। तो इसमें ट्रिक क्या है बच्चों की, जब भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो पहली बात कि उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी ना उसके पूरे डायगोनल के तीनों एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट्स इट। सिंपल इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा ABC। डायगोनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट सीधे डायगोनल को गुना करो, बाकी सबको छोड़ो, बाकी सबको छोड़ो क्या, बाकी कुछ है ही नहीं, बाकी तो सब 0 है, तो छोड़ने की जरूरत ही कहाँ है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात कि अगर मुझे कहेगा इस ये जो मैट्रिक्स है इसकी पावर 5 निकालो, टेंशन ही नहीं है, हर नंबर को पावर 5 कर दो, खत्म। जितनी पावर बाहर का है उतनी ही पावर अंदर डाल दो, हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक तो ये सिंपली A की पावर n क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट की पावर n, खत्म क्वेश्चन। और सबसे धांसू चीज कि अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स कहे तो ये हर नंबर पे मत चिपका देना, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स पे ही चलेगा। अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स कहे तो क्या करो, उसके हर डायगोनल नंबर को इनवर्स कर दो, सबका क्या करो रेसिप्रोकल कर दो, खत्म क्वेश्चन। तो अगर A की पावर 99 भी अगर कहेगा तो क्या दिक्कत है, अगर मुझे कहेगा कि इसकी पावर 99 निकालो और फिर डिटरमिनेंट निकालो, क्वेश्चन सोल्व्ड है। इसकी पावर 99 क्या हो जाएगा, A की पावर 99 0 0 0, B की पावर 99 0 0 0, C की पावर 99, डन। अब उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कह रहा है,
तो सिंपली डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होता है, सारे डायगोनल मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो लो डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, ए की पावर 99, बी की पावर 99, सी की पावर 99, एबीसी की पावर 99, लो खत्म क्वेश्चन। दिखने में कितना हेवी लग रहा था और हुआ कितना जल्दी, जस्ट बिकॉज कि हमें प्रॉपर्टीज पता है, नहीं तो देखते ही हार्ट अटैक, छोटा सा एक मिनी हार्ट अटैक आ जाता अगर डायगोनल नहीं पता हो तो सिंपली इसको खेलो ऐसे डायगोनल। अच्छा, जब डायगोनल पे ये चीज है तो ऑफ कोर्स स्केलर मैट्रिक्स पे एप्लीकेबल होगा ना। जब ये चीज डायगोनल मैट्रिक्स पे चल रहा है तो स्केलर मैट्रिक्स तो और आसान है। अगर तीनों ए हो जाएगा और उसका डायगोनल पूछेगा तो तब भी तीनों का गुना ए क्यूब, ठीक है। और ए की पावर 5 कहेगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, ए की पावर 5 0 0 0, ए की पावर 5 0 0 0, ए की पावर 5, खत्म क्वेश्चन। तो ये वाले डायगोनल याद रखना। डायगोनल प्रॉपर्टी चूंकि आसान होता है ना काफी, तो इसके प्रॉपर्टी पे यही क्वेश्चन घुमा देता है, कहेगा इनवर्स का एडजॉइंट, कुछ भी उल्टा सीधा करो, सामने दिख रहा है, ठीक है। चलो लगे यहाँ तो उसका एडजॉइंट भी देखो, हालांकि एडजॉइंट की जरूरत नहीं है बट फिर भी देखो क्या पता पूछे। एडजॉइंट अगर पूछ ले एक डायगोनल मैट्रिक्स का, तो अगेन डायगोनल मैट्रिक्स का सब कुछ डायगोनल ही होगा। तो ए की जगह ए को छोड़ के क्या लिखा जाएगा, बी सी, और बी को बी के छोड़ के लिखा जाएगा, और सी की जगह सी को छोड़ के लिखा जाएगा। तो अगर एडजॉइंट पूछा जाए तो सारे डायगोनल पे जो एलिमेंट है उसको कहा जाएगा भैया तुम हटो, बहुत दिन चलिए, अब जो बचे हुए लोग आएंगे, हर जगह जो था वो हटेगा और बचे हुए लोग आएंगे। और इनवर्स पूछेगा तो ऑफ कोर्स इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड होगी, जो कि क्या है एबीसी, तो बीसी बीसी कट के 1/a रहेगा, जो कि है, देखो सिंपल फन। तो इसका एडजॉइंट, इसकी पावर, इसका इनवर्स सब चुटकी में है, सामने है, सामने, बोलो क्या चाहिए, ठीक है। तो इस पे बेस्ड कभी भी क्वेश्चन सारे, हाँ इसका ध्यान रखना बच्चों, इस पे बेस्ड पे मैंने डीपीपी में 2 क्वेश्चन डाले। यस, जैसे यहीं पे पता नहीं क्या करता, यहाँ पे बोल देता कि अल्फा है, 2 की जगह क्या बोल दूंगा, अल्फा, और कहूंगा इस मैट्रिक्स को मैंने स्क्वायर किया और उसका डिटरमिनेंट निकाला, वो 9 है। इस मैट्रिक्स को स्क्वायर किया और फिर डिटरमिनेंट किया, तो दिखने में हेवी लग रहा है कि बाप रे, बगल में एक और लिखो, फिर इनटू करो, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इस मैट्रिक्स के स्क्वायर का डिटरमिनेंट 9 है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 3। अब इसका डिटरमिनेंट 3 है, बस निकाल लो, दिस माइनस दिस, अल्फा में एक इक्वेशन बनेगा, सोल्व हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि स्क्वायर का डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट का स्क्वायर दोनों नो चेंजेस। डायगोनल तो बहुत ही सुपर सेक्सी चीज है ना, डिटरमिनेंट इनटू पावर, पावर इनवर्स पलटो, पलटो इनवर्स मतलब इनवर्स, और एडजॉइंट भाई साहब तुम हटो, दूसरे वाले आएंगे, खत्म। तो बस रिवीजन कीजिएगा तो बहुत इजीली याद रहेगा चीजें। उसके बाद फिर ये तो हमने देख ही लिया था, पिछले क्लास का ही मामला है। अब एक चीज और, हालांकि क्वेश्चन मैं क्लास में करवाने वाला था आप लोगों से कि एक बार आप लोग करके देखो, लेकिन टाइम की थोड़ी सी कमी है, तो मैं ही इंटू करके आप लोगों को बता देता हूँ बच्चों। ये है ए, क्योंकि अभी और चीजें पढ़ने वाले हैं, और बगल में है बी, तो क्या करना है, ए बी कैलकुलेट करना है। तो इंटू तो सिंपल है ना, इंटू क्या है, सिंपल है। कि सर हमें समझ में नहीं आया कि आपने ये क्वेश्चन पुट क्यों किया, ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन वो भी 2/2 है, क्या कर रहे हैं सर आप, करके देखते हैं। तो क्या होगा बताओ, तुम लोग फटाफट बताओ, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। अरे मार्केट में आंसर आना शुरू हो गया, आदित्य कह रहे हैं 0, बहुत ही बढ़िया, अंकित भी 0, सारे ए नाम वाले 0 कह रहे हैं, और मेरा भी नाम ए से है तो मैं भी इसकी पुष्टि करता हूँ। चलो अब एस वाले भी आ गए, समृद्धि, सही है ना, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। तो ये क्या हो गया, नल मैट्रिक्स। ठीक है ना, नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, नल, हर एलिमेंट 0 हो, नल्ला, नल्ला कहो या मुझे लगता है किसी इंडियन नहीं कहा होगा, अरे तो 0 एकदम नल्ला है, तो किसी अंग्रेज को नल्ला कहने आने मतलब बोला नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब अंग्रेज तो नल्ला बोल नहीं सकता, ठीक है, तो वो नल कहते कहते नल बना दिया होगा। तो नल मैट्रिक्स सिंपली कुछ नहीं, हर एक एलिमेंट 0, एक भी अगर नॉन 0 हो गया तो फिर वो नल मैट्रिक्स नहीं होगा, एक भी अगर नॉन 0 हो गया तो ये देखो ना, ए में 2 एलिमेंट है जो 0 नहीं, भैया ए नल मैट्रिक्स नहीं है, 1 और 2 दिख रहा है, बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है, 3 और 5 दिख रहा है, तो ना ए नल मैट्रिक्स है ना बी नल मैट्रिक्स है, लेकिन दोनों का इंटू नल मैट्रिक्स है। तो ये क्यों बताया, क्योंकि ये कहाँ पे पूछ लेगा, असर्शन रीजन में। क्या पूछ लेगा कि ए, वैसे पूछेगा असर्शन में कि ए इंटू बी 0, देन आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0।
रिवर्स पूछेगा कि फॉर टू मैट्रिक्स ए एंड बी, ए इंटू बी इक्वल टू 0, देन आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। अब बच्चा क्या करेगा, अलजेब्रा वाली चीज सोचेगा कि हाँ भाई हमने तो क्वाड्रेटिक में पढ़ा था कि दो डब्बे का इंटू 0 होता था, तो या तो पहला डब्बा 0 होता था या दूसरा डब्बा 0 होता था। तो बात तो सही है, बिना दोनों के 0 में 0 कैसे हुआ, तुरंत वो क्या करेगा, ट्रू, और हो जाएगा फॉल्स। तो बेसिकली मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप रेगुलर पैटर्न के अलावा थोड़ा सा उस पर क्या करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ कि यार इससे हट के भी हो सकता है क्या, क्योंकि असर्शन रीजन पता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स में मेनली क्वेश्चन रहेगा कि दिस इज ट्रू दिस इज फॉल्स, ठीक है। असर्शन रीजन होता भी यही है कि सी कब होगा, जब ए ट्रू हो बी फॉल्स हो, डी कब होगा, जब ए फॉल्स हो डी ट्रू हो, ठीक है। और ए कब होता है, जब दोनों ट्रू हो और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। तो मेनली इनडायरेक्टली क्या है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, उसको भर दम गलत करने की कोशिश करनी है, पूरी अपनी ताकत लगा दो उसको फॉल्स प्रूफ करने में, अलग अलग तरीके। और कई बार क्या होता है ना, बच्चे एग्जाम्पल भी लेते हैं ना, तो 5 बार एग्जाम्पल लेंगे, 5 बार पॉजिटिव नंबर ही लेंगे। अरे भाई तू कहने को 5 नंबर है, तुम्हारा डोमेन तो एक ही था, पॉजिटिव नंबर। तो जब भी किसी नंबर को चेक करना हो एग्जाम्पल ले करके, तो एक बार पॉजिटिव लो, एक बार 0 लो, एक बार नेगेटिव लो, एक बार फ्रैक्शन लो, ऐसे लो। तो कहने मतलब कि जनरली क्या होता है ना, असर्शन रीजन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 जगह में 99 जगह सही हो, एक जगह गलत हो। तो बच्चे को तो लगता है कि अरे यार हाँ ऐसे तो हर जगह सही रहता है, हर जगह चलो चलो ट्रू मारो ट्रू मारो, और एक जगह गलत रहता है, तो एक भी गलत तो फॉल्स हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कह देगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर, सॉरी टू इरेशनल नंबर, नहीं रेशनल इंटू रेशनल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तो बच्चा एग्जाम्पल सोचेगा 5 इंटू रूट 3, 5 रूट 3 इरेशनल है, 7 इंटू रूट 3, 7 रूट 3 इरेशनल है, -2 इंटू रूट 3, -√3 इरेशनल है। तो हर जगह उसको इरेशनल दिख रहा है, तुरंत लगा देगा कि हाँ सही है, और हो गया फॉल्स। डोमेन अलग अलग हो ना, एक बार 0 इंटू रूट 3 भी तो करके देखते मेरे लाल, तो 0 रेशनल, रूट 3 रेशनल, क्या आया रेशनल, तो हो गया ना फॉल्स। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन ही बेसिकली आप लोगों को समझाने थे, और असर्शन रीजन क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से स्ट्रांग हो, एंड दैट इज व्हाई एम्स के जो क्वेश्चन होते थे उसका असर्शन रीजन पूछा जाता है, जेईई एडवांस क्वेश्चन में असर्शन रीजन पूछा जाता है, क्योंकि असली औकात पता चलती है असर्शन रीजन को। बहुत टफ नहीं होता, एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन जहां पे 2 जगह मामला नाजुक होगा वहीं पे असर्शन रीजन का पकड़ेगा। तो थोड़ा सा असर्शन जब क्वेश्चन आए ना, तो उसको प्रूफ गलत करने की कोशिश करना, कि जैसे यहीं पे दे दिया कि a इंटू बी 0 है, तो या तो a 0 होगा या b 0, जरूरी नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में 2 नॉन जीरो मल्टीप्लिकेशन भी 0 हो सकता है, एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना है, लेकिन उसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले उससे ज्यादा जरूरी काम की चीजें देख लेते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है लेकिन रुक जाते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले एक चीज क्या देख लेते हैं, और कैसे सॉल्यूशन निकालना है। एक आपको 3/3 का इक्वेशन दे दिया, और आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। ओके, बोलना पड़ता है टीचर को, ऑनलाइन क्लास में बहुत बोलना पड़ता है, ऑफलाइन में क्या ना कि 4 घंटे भी क्लास हो उतनी थकान नहीं होती जितनी ऑनलाइन में 1 घंटे में हो जाती है। व्हाई इट इज सो, कि ऑनलाइन में चलो एक क्वेश्चन दे दिया, बच्चा सामने से क्वेश्चन पूछ भी रहा है, ठीक है ना, कोई क्लास में ही बात हो गई, जा के सबकी कॉपी में देखो, तो टाइम मिल जाता है। यहाँ पे 1 घंटे मतलब कॉन्टिन्यूस 1 घंटे बोलना है। तो मुझे कभी कभी बीच में लगने लगा था कि यार मैं 8-8 घंटे मैंने क्लास लिया ऑफलाइन, 9 घंटे क्लास लिया एक दिन में, 9 घंटे, और बिल्कुल आके फ्रेश रहता था। यहाँ 3 घंटे भी लगता है कि नहीं अब तो रेड बुल पिए बिना काम नहीं चलेगा। तो ऐसा क्यों, तो मुझे रियलाइज हुआ कि बेसिक रीजन ये है। तो बच्चों क्या करो, आप लोग क्लास में एक्टिव रहा करो, पूछा करो कि सर व्हाई दिस कोलावेरी, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन करना जरूरी है ना, ठीक है। चलो, तो एक बार हम लोग क्या देख लेते हैं, पहले इक्वेशन को सोल्व करना। आपने 10th क्लास में इससे आप फेमिलियर होंगे, अभी अभी आपकी जान पहचान नहीं, 2 साल हो गए, तब भी बोर्ड एग्जाम था, अब भी बोर्ड एग्जाम है, बस फर्क कितना है, तब भी बोर्ड एग्जाम था, अब भी बोर्ड एग्जाम है। तो क्या था उसमें कि 2x + 3y = 17 और 5x माइनस ऐसा कुछ भी था 9y = कुछ भी 23। और ये आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पढ़ा था। अरे इसको 9 बड़ा अजीब लगा, इसको 7, ठीक है, और आपने सोल्व किया था, मार्क्स लेके आए थे। लेकिन अब आप आ गए 12th में,
तो नई डिग्री मिलने वाली है कि देखो इस बच्चे ने 12th भी कर लिया। इसका मतलब क्या कि बच्चे ने हायर लेवल की भी चीजें कर ली। तो ऑफ कोर्स चीजों को बढ़ाएंगे तभी होगा ना कि हाँ भाई ये और एडवांस लेवल की चीजें किया है। तो अब कैसे कि वहां पे 10th में 2 चीजें, 12th में और बड़ा लेवल बढ़ेगा 3, यहाँ भी क्या बढ़ेगा। और जब 3 वेरिएबल हो 3 इक्वेशन भी होगा। अब इन तीनों का सॉल्यूशन बताना है। अब क्या करना है, इन तीनों का सॉल्यूशन मैं रैंडम ले रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है, मेन तो फंडा समझाना है। ठीक है, हो गया। ओ हो, ठीक है, ये 3 इक्वेशन है और एक्स वाई जेड तीनों सोल्व करना है। तो पंगा है। नॉर्मल तरीका क्या होता है, जिस इंसान को मैट्रिसेस नहीं आता कि भाई इन दोनों को सोल्व करके क्या करो, जेड को एलिमिनेट कर दो। जैसे कहने मतलब क्या कि 5 से इंटू कर लो तो ये 5z हो जाएगा ना, जैसा 10th में करते थे। दूसरे इक्वेशन में क्या किया, 5 से इंटू कर दिया तो ये 5z हो गया। अब माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, z और z उड़ जाएगा, x और y में एक इक्वेशन बच जाएगा। फिर वैसे ही क्या करो, पहले इक्वेशन को 9 से इंटू कर दो और दूसरे इक्वेशन को 5 से इंटू कर लो तो दोनों 45 z हो जाएगा। फिर दोनों को माइनस कर दो तो z उड़ जाएगा। तो पहले इक्वेशन से दोनों को z को उड़ाया तो x और y में एक इक्वेशन मिला। पहले और तीसरे को z उड़ाया तो फिर x और y में 2 इक्वेशन मिला। और इस x और y वाले को क्या करो, 10th के तरीके से करके x निकालो, फिर y निकालो, x और y निकल गया तो किसी एक में पुट करके z निकालो। तो बहुत मुसीबत वाली चीज है ना कि पहले 2 में तुम z को इक्वेट कर रहे हो। जैसे 10th में कैसे तुम x को इक्वेट करके माइनस कर रहे x उड़ जाता था, y को इक्वेट करके माइनस कर रहे y उड़ जाता था। तो वैसे यहाँ पे क्या है कि पहले z, नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ मैं बिना मैट्रिसेस के, कि पहले दोनों इक्वेशन में इंटू इंटू करके z को बराबर कर लो और जोड़ ओड़ के z को उड़ा ही दो एलिमिनेशन के थ्रू। तो x और y में आपको एक इक्वेशन मिलेगा ax प्लस by। और फिर दूसरे तीसरे को कह लो या पहले किसी भी 2 को पकड़ लो, किसी भी 2 और को, पहला तीसरा पकड़ लो या दूसरा तीसरा पकड़ लो, फिर मेहनत करके z को उड़ाओ, फिर x और y में 2 इक्वेशन मिलेगा। अब इसको फिर क्या करो, ये जो दोनों इक्वेशन मिला x और y में, फिर 10th के तरीके से क्या करो, सोल्व करके x निकालो y निकालो, और जब x y निकल जाएगा तो किसी एक में पुट करके फिर z निकालो। बाप रे, आज की क्लास में कितनी पता नहीं क्या हो गया मुझे। एक्चुअली क्या है ना कि नॉर्मल क्वेश्चन छोटे छोटे थियरी वेरी सब पढ़ लिया, अभी जितनी चीजें एडवांस वाली चीजें हैं तो तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो चीजें टफ, बच्चों का फर्स्ट टेक्स नहीं रहता ना। तो कितनी बार इसकी क्लास मैंने बाप रे बोल दिया होगा, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही महंगा सौदा है ना बच्चों, ऐसा करेंगे तो बताओ कैसे काम चलेगा, है कि नहीं महंगा सौदा। क्योंकि 12th में पढ़ने में कुछ तो फायदा हो। तो अब मैं एक काम करता हूँ, जितने कोफिशिएंट्स है, सिर्फ कोफिशिएंट्स, उनका एक मैट्रिक्स बना दो। और एक्स वाई जेड को रो नहीं, कॉलम वाइज लिखो, और इसको भी कॉलम वाइज। अब मुझे बताओ मेरे बच्चों, तो फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भूल जा, पर तीसरे को तो भूल जा, इसका भी कोई रोल ही नहीं, तो साइड में पड़ा हुआ चुपचाप से, इसका कोई मतलब। छोड़ देंगे, चलो इसको मिटाई देते, हटाओ, टेंशन करो, बाद में फिर लाएंगे। मुझे आप लोग ये बताइए, इन दोनों को इंटू करेंगे, अरे हट जा, इन दोनों मैट्रिक्स को इंटू करेंगे तो ये पहली लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ये फर्स्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन का यही रूल है कि इस वाली चीज को इस वाले से इंटू करते हैं, मिलेगा ना। मल्टीप्लिकेशन ऐसे तो करते हैं कि इस वाले को इस वाले से इंटू करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 5z, जो कि ये इक्वेशन मिला। ठीक है, फिर अगेन दूसरी जो लाइन है आपके सामने, उसको फिर जब ऐसे इंटू करेंगे तो क्या मिल जाएगा 5x माइनस 7y प्लस z। तो कहने का मतलब कि ये जो 3 इक्वेशन दिख रहे थे उसको मैंने 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया ना। तो जाओ पुराने को सारे को लाने, ठीक है। आ गया। तो अब मैं इसको क्या करूं, उस साइड ले जाऊं, ये जो इंटू हो रहा है इसको इस साइड ले जाओ, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 17, 23, 18, और ये मैट्रिक्स उस साइड जाके डिवाइड होगा, ठीक है। इंटू है तो उस साइड जाके डिवाइड होगा।
और डिवाइड होगा, फिर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। ठीक है, हो जाएगा ना। ऐसा एक काम करो, ये पहले है ना, तो पहले है तो इसका इनवर्स पहले करूंगा, उल्टा होगा, इनवर्स पहले रहेगा, ये बात इधर पहले था, तो चूंकि इसको हटाने के लिए इनवर्स से इधर इंटू करना पड़ेगा, तो इधर भी इंटू करना पड़ेगा, तो इसका इनवर्स ये हो जाएगा, तो इनका इनवर्स पहले रहेगा। तो मेन काम क्या है, इनवर्स निकालना। जैसे ही इनवर्स निकलेगा, दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों जब इंटू होगा बच्चों, तो क्या आंसर आएगा, एक सिंगल मैट्रिक्स। इसका इनवर्स भी एक मैट्रिक्स होगा, और इंटू भी क्या होगा, एक सिंगल मैट्रिक्स होगा, जो कि इस टाइप का होगा, तो उसको भी लिखिए। तो ये जब आप इनवर्स निकाल के इंटू करोगे, तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखेगी, एक्स वाई जेड, और वो इनवर्स इंटू होने के बाद 3 नंबर ऐसा कुछ दिखेगा। अब सिंपल सा फंडा है, दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है। तो एक्स पहले नंबर के इक्वल होगा, वाई दूसरे नंबर के इक्वल, और जेड तीसरे नंबर के इक्वल। एक्स पहले के इक्वल, वाई दूसरे के इक्वल। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। बोर्ड एग्जाम में कम पूछता है, हालांकि ऐसे बहुत कम पूछता है, जनरली जेई क्वेश्चन पूछता है। तो इजी है ना, बताओ। अच्छा हाँ, इनवर्स निकालने का एक शॉर्टकट है और डिटरमिनेंट भी निकालने का एक शॉर्टकट है। अभी तो कहोगे सर इनवर्स निकालना भी तो कम नहीं होता है, ऐसा नहीं है। इनवर्स भी निकालो तो एडजॉइंट सारे निकालो, और फिर उसको क्या करो, और उसके डिटरमिनेंट की वजह से डिवाइड करो, तो काम तो है ही सब। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ बच्चे, तो वैसे तो काम है, लेकिन 6 नंबर्स का आएगा भी तो सही। मान लो कि 6 नंबर्स का नहीं आया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, जेई में आते हैं। ठीक है, तो जेई में आएगा तब तो इनवर्स स्टेप बाय स्टेप निकालने की जरूरत नहीं है ना। तो इनवर्स निकालने का एक बहुत ही शॉर्टकट है। ठीक है, तो बता दूं क्या, मैं एक काम करूंगा, हालांकि प्रैक्टिस कर लोगे ना तो मतलब लेस देन ए मिनट गारंटीड है कि मैं एक तरीका बता दूंगा, 45 सेकंड में तुम इनवर्स निकाल कर रख दोगे। 45 सेकंड, बहुत ज्यादा हुआ तो 1 मिनट, बहुत ज्यादा हुआ तो एक शॉर्टकट है। तो एक्सप्लेन करने में लेकिन टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा टाइम की कमी है। तो मैं क्या करूंगा, जो रिकॉर्डिंग वीडियो है ना, जैसे अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई ना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में क्या चाहिए, अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग है, तो एक मैं 5 मिनट का एक वीडियो या 10 मिनट का ऐड कर दूंगा शॉर्टकट के नाम से, शॉर्टकट ऑफ डिटरमिनेंट एंड ए इनवर्स। चलो मैं निकाल के बता देता हूँ इसके इनवर्स, एकदम 1 मिनट भी नहीं लगेगा। पूरे मैट्रिक्स को कॉपी करना है, ठीक है, और पहले कॉलम को फिर से कॉपी कर लेना है, और दूसरे कॉलम को फिर से कॉपी कर लेना है। क्या किया, मैट्रिक्स लिखा, पहले कॉलम को फिर से कॉपी कर लिया, पूरा का पूरा वही का वही, और दूसरे कॉलम को फिर से कॉपी कर लिया, फिर से वही का वही। अब जब दोनों कॉलम कॉपी हो गए, तो रो को भी कॉलम करूंगा, 2 3 -5 2 3, आगे माइनस का काम ही नहीं है। फिर दूसरे रो को 5 -7 -1 और 5 -7, यानी कि रो को कॉलम करना है, तो इधर तो 5 हो गए ना, तो पहले 3 को लिखना है और फिर आगे के 3 लिखना है, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाता है तो वो लिखना जरूरी नहीं है। तो सिंपली पहले मैं बता देता हूँ फंडा कैसे कैसे। आपका मैट्रिक्स ओरिजिनल ये है, ये दोनों चुन्नू मुन्नू क्या हुए, रो 1 रो 2, ठीक है, ये दोनों पिंक क्या हुए, R1 सॉरी कॉलम 1 कॉलम 2, और ये दोनों चुन्नू मुन्नू क्या हुए, R1 R2। तो कॉलम में कॉलम कॉपी करना है और रो में रो कॉपी करना है, दो बस। समझ में आया बच्चों, रो में रो कॉपी, 2 बार रो में, समझ में आया। तो मैट्रिक्स के ही बगल में भी बढ़ाना है, नीचे भी बढ़ाना है। मैट्रिक्स को साइड में बढ़ाया 2 कॉलम, नीचे बढ़ाया 2 रो। उसके बाद जब ये आ जाए, हालांकि मैं एक वीडियो भी बना के डाल ही दूंगा पक्के से, उसके बाद क्या करो मेरे बच्चों, पहले रो को उड़ा दो, पहले कॉलम को उड़ा दो, इसका कोई काम नहीं था, ये फालतू था। जब ये आ जाए तो पहले रो और पहले कॉलम को उड़ा दो, उसका कोई काम नहीं। अब लिखते जाओ, अब क्या करो, लो सीधे तुम्हारा इनवर्स सामने है तुम्हारे, कैसे, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, -63 और -3 -66, पहला नंबर, दिस इंटू दिस क्या आ गया, पहला नंबर। फिर दूसरा नंबर वैसे निकालते जाओ, तो तुम्हारे सामने दिस माइनस दिस, 45 -1, तो 46 लेकर लिखो नीचे। एडजॉइंट में कैसे निकलते, इनवर्स में नीचे लिखते जाते थे ना, निकालते थे लेफ्ट टू राइट, लेकिन लिखते थे टॉप टू बॉटम।
उसी तरह फिर क्या करो, ये माइनस ये तीसरा नंबर, फिर क्या होगा बच्चों, ये माइनस ये बगल में, फिर ये माइनस ये उसके नीचे, फिर ये माइनस ये उसके नीचे, समझ में आया। और फिर ये 9 क्रॉस दिख रहा है ना, एक मिनट रुक जाओ, अभी 9 क्रॉस दिख रहा है, 9 क्रॉस दिख रहा है, वो 9 क्रॉस ही आपके इनवर्स के 9 नंबर है। बात कर, तो कितना इजी हुआ ना। मैट्रिक्स के बगल में क्या किया, कॉलम 1 कॉलम 2 लिखा, मैट्रिक्स के नीचे रो 1 रो 2 लिखा, उसके बाद जो 5x5 का आया तो पहला और पहला उड़ा दिया, पहला रो और पहला कॉलम क्या किया, उड़ा दिया। अब सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्रॉस है, 9 नंबर से बात करते हैं, ठीक है। हर क्रॉस एक नंबर है, लेकिन ध्यान का रखना है कि निकालना लेफ्ट टू राइट है और लिखना टॉप टू बॉटम है, क्योंकि इनवर्स में वैसे ही होता था। तो आधे लगभग आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक दो एग्जाम्पल के साथ आपको निकाल के एक वीडियो बना करके रखूंगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन निकालना होगा, दुनिया का सबसे आसान काम है कि नहीं बताओ। इनवर्स तुम 1 मिनट में निकाल दोगे, इनवर्स निकाल के इस वाले मैट्रिक्स से गुना करो, 17 23 18 से इनवर्स निकालो और इससे गुना कर दो। जैसे गुना करोगे ऐसा कोई एक मैट्रिक्स दिखेगा जिसमें 3 ही एलिमेंट होंगे, पहला x, दूसरा y और तीसरा z। तो सॉल्यूशन निकालना ऐसे है, ओके। अब लेकिन जैसा कि आप क्लास 10th में पढ़े होंगे बच्चों, उस पर भी बात है, 5 मिनट और बस खत्म क्वेश्चन। कि एक होता है होमोजीनियस इक्वेशन, एक क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन। पहले उसकी शक्ल देख लेते हैं, फिर सिर्फ इजी वो फिर पूछेगा, वो बोर्ड भी पूछ सकता है, आपके डीपीपी में भी, टेस्ट में भी उस पर क्वेश्चन हो सकता है। आपके डीपीपी में उस पर बेस्ड क्वेश्चन है और टेस्ट में भी उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले देख लेते हैं क्रैमर्स रूल, यानी कि होमोजीनियस। तो होमोजीनियस इसको बोलते हैं, 5 मिनट बस, कितना 9:15 हो रहा है, 9:20 चलेगा ना। तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, मैं 2 चीजें दिखाऊंगा, क्या, इनवर्स निकालने का विदिन मिनट तरीका और डिटरमिनेंट निकालने का विदिन मिनट तरीका। तो आपको बहुत जगह काम आएगा, ठीक है ना। तो होमोजीनियस क्या होता है बच्चे, ये जो नंबर इक्वल था ना, अभी ये जो था 17 23 18, ये जो नंबर थे ना, यही नंबर सारे 0 हो जाते हैं, तो उसी को होमोजीनियस बोलते हैं। ये जो नंबर है ना, मतलब इक्वेशन तो लेफ्ट साइड वही का वही रहेगा, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल रहेगा, एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन है, इधर 0 0 0। अच्छा मतलब सर और आसान, हाँ और आसान, ये देखो ना 17 23 18 है तो टफ पड़ेगा ना, इसी की जगह मैं 0 0 0 करूँ तो कितना आसान हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा फिर तो सिंपल इजी वाली चीज को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस की शक्ल कैसी होगी, a1x b1y c1z इक्वल टू 0, ठीक है। a2x b2y c2z इक्वल टू 0, ठीक है। a3x b3y c3z इक्वल टू 0, ठीक है। अब सिंपल क्या कहा जाएगा, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या मतलब, यही सारे जो कोफिशिएंट्स है उसको उठा के डिटरमिनेंट बना लो, सारे जो कोफिशिएंट्स है उसको उठाओ और डिटरमिनेंट बनाओ, हो गया। चलो तो सिंपल सा अभी आपने देखा कि क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है ना। अभी आपने देखा ना कि जितने कोफिशिएंट्स हैं उसको बगल में लिखना है, उस साइड जाके इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनवर्स कब निकलेगा ये मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों से, टेक्निकल शब्दों में, ये नहीं कि सर ऐसा करेंगे। इनवर्स कब निकलेगा, एक शब्द में बोलो, जब वो जब नॉट इक्वल टू 0 हो। हाँ, जब वो सिंपली क्या हो, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो उसका इनवर्स नहीं निकलना, यानी कि मैट्रिक्स कैसा हो, नॉन सिंगुलर। तो उसके डिटरमिनेंट की 0 हो जाएगी तो इक्वेशन निकलना तो छोड़ो, उसका इनवर्स ही नहीं निकलेगा तो भाई इंटू कैसे करोगे, और जब इंटू नहीं कर पाओगे तो निकालोगे कैसे, सब गड़बड़ हो गया ना। तो पहली बात उसका डिटरमिनेंट निकलना चाहिए। तो अगर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, नॉन, तो इसका मतलब सॉल्यूशन निकलेगा, और वो क्या होगा, उसको क्या कहा जाएगा, ट्रिवियल। क्या कहा जाएगा, ट्रिवियल। डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ मतलब क्या है, टाइगर जिंदा है, और टाइगर जिंदा है तो टी फॉर टाइगर, टी फॉर ट्रिवियल। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो डिटरमिनेंट क्या है, मैं हूं अभी यहाँ पे,
मैं चलूंगा और वैल्यू निकालूंगा। तो सिंपली क्या हो गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो उसी को कहेंगे खत्म, डिटरमिनेंट ही मर गया तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। मतलब दसों अलग अलग एक्स हो सकते हैं। जैसे अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ तो भले ही इक्वल टू 0 है, लेकिन एक ही ऐसा एक्स, एक ही ऐसा वाई और एक ही ऐसा जेड होगा जिसमें पुट करने पे तीनों 0। पहले इक्वेशन को तो कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, बहुत तरह से 0 कर सकते हो, दूसरे इक्वेशन को बहुत तरह से, लेकिन तीनों एट ए टाइम 0 हो किसी एक पर्टिकुलर एक्स और वाई जेड पे तो वो यूनिक होगा, अगर ये 0 नहीं है तो। लेकिन वो 0 हो गया मतलब साम्राज्य खत्म। अब जिसकी जो मर्जी हो, जहां पे जाए, जहां पे जो करना है करे, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और फिर तो सिंपल सा क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, इसके b1 की जगह मतलब अल्फा दे देगा और कहेगा इसका सॉल्यूशन ट्रिवियल है तो बताओ। तो सिंपल ट्रिवियल का मतलब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो। तो यहाँ पे सारे नंबर रहेंगे, एक जगह अल्फा रहेगा, तो क्या दिक्कत होगी, अल्फा में इक्वेशन बन जाएगा। नॉन ट्रिवियल मतलब डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 करो तो अल्फा की एक वैल्यू आ जाएगी, खत्म। समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन आया या नहीं आया, क्लियर है ना? यस सर आया। ट्रिवियल मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं है, मतलब टाइगर जिंदा है। 0 नहीं का मतलब जिंदा ही हुआ ना, तो टी फॉर टाइगर और टी फॉर ट्रिवियल। मर गया खत्म, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बंदर बांट, जिसको जो चाहिए ले जाओ भाई, भीष्म पितामह नहीं रहे, मर चुके हैं, डन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो एक तो सिंपल से ये फंडा हुआ कि अगर सारे 0 है तो, लेकिन मान लो 0 नहीं है, पहले इसको कॉपी कर लो, आखिरी 1 मिनट, कॉपी कॉपी। बस थियरी बताऊंगा, क्वेश्चंस में क्या करूंगा आप लोगों को, और इसमें दे दूंगा, किसमें, डीपीपी में है ही। सो D1 मान लो कि नंबर होगा ना, ऑफ कोर्स 0 नहीं होगा तो नंबर होगा। इसमें अगेन अरे इसको भी कॉपी करेंगे, ये थोड़ा सा ये तो हो गया D। तो अगर D नॉन जीरो है, दो केस बनते हैं, D निकालो। सो डिटरमिनेंट ऑफ D, ठीक है। तो डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है, सॉरी, तो इसका मतलब भीष्म पितामह है। कंट्रोल करेंगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल तो यूनिक सॉल्यूशन ही होता है। जैसे 10th में कैसे पढ़ा था, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन उसमें फिर किसी किसी केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होने लग गया, नो सॉल्यूशन भी होने लग गया। तो ऐसी बदमाशी तो यहाँ भी होगी ना, जो पंगे वहां हुए थे वही पंगे यहाँ भी होंगे, बस पंगे को डिटेक्ट करने का तरीका बदलेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या पढ़े थे शुरू में, तो उससे थोड़ा सा रिलेट करो तो चीजें याद रह जाएगी, उससे थोड़ा सा रिलेट करो तो चीजें, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो यूनिक सॉल्यूशन होता था ना। तो जैसे नॉट इक्वल टू होगा मतलब चीजें नॉर्मल है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो नॉट इक्वल टू 0 है, बस उसी की जगह क्या आ गया, डिटरमिनेंट आ गया, तो सब कुछ सेम है। अगर डिटरमिनेंट आ गया, सॉरी नॉन जीरो आ गया, तब तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया, ठीक है, तो फिर उसमें 2 केसेस बनते हैं। फिर क्या करना है, D1 D2 और D3 भी निकालना, और ये तीनों भी अगर 0 हो गए तो याद करो 10th वाली चीज। 10th के से थोड़ा सा मुझे बताओ कि अगर तीनों 0 हो गया तो फिर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन? ना ना ना, वहां पे क्या होता है कि शुरू के 2 इक्वल होते थे, बाद का 0 नहीं होता था, तब नो सॉल्यूशन होता। वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता था, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, एकदम सब इक्वल है, एकदम लाइन क्लियर है, कहीं कोई नहीं रुकेगा। जब 10th में तीनों इक्वल हो जाता था मतलब सब कुछ क्लियर है, चलते चले जाओ, कहीं रुकने वाला नहीं है, तो इनफाइनाइट। तो यहाँ भी ये तो 0 है, ये भी सब 0 है, तो कौन रोकेगा? D भी 0 है और D1 D2 D3 भी 0 है, तो कौन रोकेगा? तो फिर क्या होगा, लेकिन D1 D2 D3 में से किसी ने भी एक कह दिया, ये नहीं, अच्छा सॉरी, इसको थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा।
एटलीस्ट वन ऑफ, सारे नहीं, कोई भी अगर एक नॉन जीरो हो गया तो नो सॉल्यूशन। डी है भीष्म पितामह, ये अगर जीरो नहीं हुआ तो जब भीष्म पितामह है तो किसकी क्या मजाक कुछ कर ले, सबको टाइट रखेंगे। सुनो, एक एक्स, एक वाई, एक जेड, खत्म, इसलिए कुछ नहीं चलेगा, भीष्म पितामह नहीं रहेगा। तो जब भीष्म पितामह नहीं रहेंगे तो फिर कोई भी और, किसी को भी और रहने का हक नहीं है। जब भीष्म पितामह नहीं रहेंगे तो ये नकुल सहदेव को भी रहने का हक नहीं है, तो नकुल सहदेव को भी नहीं रहना होगा। तो अब कोई है ही नहीं, तो जिसकी मर्जी चाहे जो करे, कोई रोक टोक ही नहीं है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और भीष्म पितामह नहीं रहे और कोई एक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। भीष्म पितामह नहीं रहे और ये छोटू छोटू कोई एक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता मतलब नाम ही है नहीं, तो नहीं का इंग्लिश क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो ये अगर जीरो हुआ तो इन छोटुओं को भी जीरो होना पड़ेगा। सर ये छोटू क्या, सर क्या ये D1 D2 D3 समझ में नहीं आया? ठीक है, D1 का मतलब कि किसी, जैसे मान लो कि मैं D1 निकाल रहा हूँ, एक्स की मुझे निकालना है, मैं अगर D1 निकाल रहा हूँ तो पता है क्या होगा, ये हटा के इसकी जगह ये पुट कर दूंगा तो वो D1 हो जाएगा। पहला रो हटा दिया और उसकी जगह ये D1 D2 D3 पुट किया तो D1। दूसरा रो हटा दिया और इसकी जगह ये पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा उस डिटरमिनेंट की वैल्यू D2। और तीसरा रो हटा दूं और इसकी जगह ये पेस्ट कर दूं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, D3। समझ में आया बच्चों? D1 क्या है, तो इस A1 B1 C1 को D1 D2 D3 कर दो तो वो हो गया D1। D2 क्या है, तो इसको D1 D2 D3 कर दो, और D3 क्या है, तो इसको D1 D2 D3 कर दो। सिंपली जिस कॉलम को हटा के उसकी जगह D1 D2 D3 चिपकाया, मतलब ये वाली वैल्यू, कांस्टेंट वाली वैल्यू, तो वही, तो वो अलग डिटरमिनेंट हो जाएगा ना। सोचो ना, यहाँ पे 3 नंबर है, इसको हटा के मैं 3 अलग नंबर लिख दूं तो ऑफ कोर्स उस डिटरमिनेंट की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो ये अगर जीरो नहीं हुआ तब तो आगे कुछ करना ही नहीं, सिंपली क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर ये जीरो हो गया तो फिर आगे डिपेंड करता है, इसको हटाओ, इसकी जगह ये छापो, फिर डिटरमिनेंट निकालो, जीरो आ गया, कोई बात नहीं। फिर इसको हटाओ, इसकी जगह ये छापो, जीरो नहीं है, अरे ऐसा नहीं हो सकता, जीरो आना ही है। जब भीष्म पितामह जीरो आएगा तो बाकी सबको जीरो आना है। तो अगर ये जीरो आ गया तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब नो का इंग्लिश, नहीं का मतलब नो, मतलब नो सॉल्यूशन। और इसको हटाया, ये रखा, तो अगर तीनों बार जीरो आ गया तो क्या बोलना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा मान लो कि अगर सॉल्यूशन पूछ दिया तो सर ठीक है, हमें वो नहीं चेक करना कि कितने सॉल्यूशन है नहीं है, हमें जैसे अभी हमने बताया था कि जब तीनों जीरो होता है तो उसका सॉल्यूशन तो काफी इजी था। ठीक है, अच्छा नहीं, एक तो ये वाला तरीका है इनवर्स निकाल के, एक ये तरीका निकाला ना, इनवर्स निकाल के इनटू कर लो। एक तरीका और है, ये जो तुमने D1 D2 D3 निकाला है ना, तो x की वैल्यू पता है क्या हो जाएगी, चलो D1/D, अगर नॉन जीरो दोनों है तो, अगर दोनों नॉन जीरो है तो x हो जाएगा D1/D, y हो जाएगा D2/D और z हो जाएगा D3/D। अगर D नॉन जीरो है तो तुमने D1 D2 D3 तीनों निकालो, D1/2 D2/2 D3/D, चरम सीमा पर है। ओके अंजलि, ठीक है ना, तो क्लास डन, खत्म। अभी क्या करूंगा बच्चों, मैं इस पे को बेस्ड क्या करूंगा, क्वेश्चंस ऐड करके मैं DPP के नाम पे अपलोड कर दूंगा। वैसे तो आज ही अपलोड हो जाना चाहिए लेकिन आज हो नहीं पाया है क्योंकि मंडे को बहुत सारे काम रहते हैं हर टीम को। तो कल आपके डेफिनेटली 10-11 बजे तक क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना बच्चों, क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं करोगे तो फिर याद नहीं रहेगा। ये तो समझ में आ गई थी, अच्छा था, लेकिन फायदा नहीं होगा, याद नहीं रखता है। डन बच्चों, ठीक है, ओके। तो थोड़ा कुछ नहीं है, इजी, यहाँ तक तो हमने कुछ उतना कुछ खास नहीं देखा, सब चीजें सेम थी, सेम था, सेम था, सेम था, बस प्रॉपर्टीज देखा एडजॉइंट और इनवर्स का, तो ये भी देखना जरूरी था, जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडजॉइंट और इनवर्स क्वेश्चन। और जेई चूंकि कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है तो मेनली ट्रिकी क्वेश्चन किस पे पूछता है, डायगोनल पे, तो डायगोनल भी फिर हमने देख लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक एसएसएन रीजनल क्वेश्चन देखा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, रोट, क्या करो खुशियां, सर डीपीपी कहाँ मिलेगी?
डीपीपी या तो मैं क्या करूंगा, आपके जो ग्रुप है ना उसमें भी लिंक पोस्ट करूंगा, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन में दुनिया की सारी चीजें हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके लाइव डीपीपी भी है, पुराने डीपीपी विद सॉल्यूशन भी है, क्लास का रिकॉर्डिंग भी है, और क्लास नोट्स भी है, और ई बुक भी है, टेक्स्ट बुक और उसका सॉल्यूशन भी है, सॉरी टेस्ट पेपर उसका सॉल्यूशन भी है। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो ना, तो उसके नाम पे 2-4 बार ऐसे टैप करो, एक लंबा सा खुलेगा, उसके नीचे एक लिंक होगा, उस लिंक को ओपन करोगे तो एक फाइल ओपन होगा, उस फाइल में सारी लिंक्स है, हर चीज की लिंक। ओके ओके सर। ठीक है। वैसे मैं क्या करूंगा, डीपीपी की लिंक भी पोस्ट कर ही दूंगा। तो डीपीपी जरूर करना बच्चों, जिसने डीपीपी किया उसका टेस्ट पेपर डेफिनेटली काफी अच्छा जाएगा और फाइनल पेपर भी अच्छा जाएगा, क्योंकि डीपीपी में क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा है, और अभी जो हमने पढ़ा है इसमें भी क्वेश्चंस के लेवल काफी अच्छे हैं। ये नॉर्मल बोर्ड एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आज जो भी पढ़ा है ना, बोर्ड एग्जाम से बेस्ट क्वेश्चन एक भी है ही नहीं, सारे बोर्ड से बहुत ऊपर लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोग बने रहो, काफी मेहनत हो रही है आप लोगों के पीछे, काफी प्लानिंग हो रही है, तो बस ट्रस्ट अस और जो कहा जाए फॉलो अस, ये 2 चीज आप साल भर कर लो, भरोसा रखो और जो कहा जाए उसको फॉलो करो। हर साल हम लोग रिजल्ट देते हैं, तो तुम लोग के साथ क्यों नहीं देंगे, है ना। ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि 12th खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। 11th खत्म होने में टाइम लगता है, 11th जल्दी नहीं बीतता है। 11th लगता है कि अरे यार 10th के बाद 3-4 साल हो गया और अभी भी 11th ही है, लेकिन 12th के साथ ऐसा नहीं होगा। अभी अगस्त खत्म होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने बस, या 4 महीने मान लो, जस्ट अगस्त के बाद क्या बचता है बच्चों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने लगभग मान लो। 5 महीने में 4 महीने। जैसे ही मिड दिसंबर आया और एक बार फॉर्म फिल होने की बात आई, तुमको लगेगा बस अब 12th हाथ से फिसला जा रहा है, अगर नहीं पढ़ाई किया है तो, ठीक है। फिर वही हल्का हल्का एंजाइटी शुरू हो जाता है, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन दिमाग में एक टेंशन हल्का हल्का घूम रहा है कि कैसे होगा कैसे होगा, तो वो फेज आने नहीं देना है, ठीक है। क्लास आप लोग सब लोग मैं देखता हूँ बच्चे रेगुलर है, बैच स्टेबल लगभग वो हो चुका है। जिन बच्चे ज्वाइन करते हैं मैं हर बार उन्हीं बच्चों को देखता हूँ, नए नाम बहुत कम देखता हूँ, और जिस नाम को मैं देख रहा हूँ वो नाम ना हो ऐसा भी बहुत कम देखता हूँ। तो हर बैच लगभग स्टेबल हो चुका है, ठीक है ना। रेगुलर क्लास कर ही रहे हो आप लोग। इसके अलावा बस ये करो कि डीपीपी फॉलो कर लो और टेस्ट पेपर में अपीयर हो जाओ, और जो क्लास नोट्स अपलोड हो जाए बीच बीच उसको रिविजन कर लो। फिर देखना दिसंबर आते आते लगेगा कि अरे बहुत कुछ कर लिया हमने तो यार। और बोर्ड एग्जाम से काफी अच्छे, अब तो खैर बैच भी सेग्रीगेट हो रहा है आपका, ऑफ कोर्स मंडे से अलग ही हो जाएगा, तो कैटलिस्ट वाले को कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, और क्या कहते हैं इनका तो 11th 12th दोनों ही चलेगा, ठीक है। ओके बच्चों, डन। कोई डाउट, कोई फीडबैक, सजेशन, कुछ करना हो आपको अपनी बात, हाँ बताइए अंजलि, कुछ कह रहे हैं आप। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे टेस्ट लेते हैं तो सर पीसीएम और पीसीबी का अलग अलग होता है।